बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। एट्रीब्यूट्स को किन लेटर्स से प्रेजेंट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द क्लास। क्लास आपने पढ़ा था क्या होती है। क्लास जो है वो ऐसा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि किसी गिवन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो उन क्लासेस का ऑर्डर आ जाएगा कि अगर ऐसी क्लासेस जिसमें कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट जो है वो मौजूद है, एक एट्रीब्यूट से जो है वो जो क्लास स्पेसिफाई हो रही है वो ऑर्डर 1 की क्लास है। ऐसी क्लास जो कि 2 एट्रीब्यूट्स से जिसको स्पेसिफाई किया जा रहा है वो ऑर्डर 2 की क्लास है। और इसी तरह वो क्लास जिसको 3 जो है वो एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई किया जा रहा हो वो ऑर्डर 3 की क्लास है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n कहेंगे। ठीक है, जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n होगा और उसको आप 0 ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ऑफ ऑर्डर 0 कहेंगे। ठीक है, 0 ऑर्डर की क्लास क्या है, n है। 1 ऑर्डर की क्लास वो है जिसमें एट्रीब्यूट 1 मौजूद है, जिसमें 2 कंबाइन आ रहे हैं वो ऑर्डर 2 की, और जिसमें 3 आ रहे हैं वो ऑर्डर 3 की क्लास है। अब देखिए, अगर एक एट्रीब्यूट हो आपके पास तो उसमें 0 ऑर्डर का n होगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस ऑफ द ऑर्डर 1 की a और अल्फ़ा होंगी। ठीक है, ये देखें a और अल्फ़ा। ठीक है, ये ऑर्डर 1 के हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ एक एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है तो a और अल्फ़ा ऑर्डर 1 का और n जो है वो 0 ऑर्डर की। ठीक है, इसी तरह अगर किसी स्टडी में 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हों a एंड b तो उसमें फिर 0 ऑर्डर का क्या होगा, n, और फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास ऑफ ऑर्डर 1 की कौन कौन सी होंगी, ये सारी आ जाएंगी अब इसके अंदर, a, अल्फ़ा, b, बीटा। ठीक है, ऑर्डर 1 की। तो ऑर्डर 2 की क्लास कौन सी होगी, जिसमें कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं, ये सारी a बीटा, अल्फ़ा b, अल्फ़ा बीटा, ये है ऑर्डर 2 की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेंगी टोटल, ये होगी 3⁻k। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कितनी बनेंगी अगर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हों किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो कितनी जो है वो नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेगी, तो आप कहेंगे 3⁻2। ठीक है, 3⁻k जनरल है, तो अगर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो 3⁻2, 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं 3⁻3। ठीक है, ये इस तरह से ये MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ये नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेंगी, k नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, 3⁻k बनेंगी। अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो 3⁻2 इज इक्वल टू 9 नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। और ये देखें यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं, 1, 4 और 4 ये हैं, टोटल कितनी हो गई, 9। ठीक है, 4, 4, 8 एंड 1, 9। अगर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं 3⁻2 आ जाएगा, 3⁻कितना होता है, 2, 9, तो 9 जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर मौजूद हैं। अगर एक एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो तो 3⁻1, तो टोटल 3 नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगी और वो ये हैं। ठीक है, इस तरह अगर आपको कहें कि अगर 3 एट्रीब्यूट्स हों तो कितनी नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, तो आप कहेंगे 3⁻3। ठीक है, इतनी जो है वो नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। नेक्स्ट है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। अल्टीमेट जो है वो हाई ऑर्डर को कहते हैं। ठीक है, अल्टीमेट का मतलब हाई ऑर्डर है, तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, वो क्लास फ्रीक्वेंसीज जो कि हाईएस्ट ऑर्डर की हैं। ठीक है, अगर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये। अगर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं a बीटा, अल्फ़ा b और अल्फ़ा बीटा, ये हैं हाईएस्ट ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इनको कहेंगे हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो ये किसी भी एक्सपेरिमेंट में कितनी होती हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, ये होती हैं 2⁻k। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हों
तो कितनी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेंगी? आप कहेंगे 2⁻3, 8 जो है वो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। ये है 2⁻k इज इक्वल टू 2⁻3। अगर 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है तो 8 अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेगी। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे हायर ऑर्डर की क्लास है इस पूरे जो है वो एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट जो है वो कुछ यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। 2⁻2 इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू a प्लस अल्फ़ा, n इज इक्वल टू b प्लस बीटा। ये टेबल में देखें n किसके इक्वल है? n इक्वल है a प्लस अल्फ़ा के, ठीक है। a और अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे तो n आएगा। इसी तरह इधर से b और बीटा को ऐड करेंगे तो n आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n इक्वल है a प्लस अल्फ़ा के, ठीक है। अगर आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हैं तो आप थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे नोटेशंस लिखी गई, ये इक्वेशंस लिखी गई हैं। अब इसी तरह a किसके इक्वल होगा? ये ऐसे जो आपने कल टेबल पढ़ा था, a इक्वल होगा ए बी प्लस ए बीटा के। ए इक्वल होगा जहाँ पे ए दोनों में प्रेजेंट होगा, अगर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ए बी और ए बीटा इक्वल होगा ए के। इसी तरह अल्फ़ा इक्वल होगा अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। इसी तरह बी किसके इक्वल होगा? ए बी और अल्फ़ा बी के, और बीटा इक्वल होगा ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस लिखी गई हैं। ये इसलिए लिखी गई हैं कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू नहीं है तो आप इनको यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंस ऑफ डाटा। कंसिस्टेंस जो है वो एट्रीब्यूट को हम स्टडी कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट जब आप एट्रीब्यूट्स जो हैं जो जब आप नोट कर रहे हो तो इनकी प्रेजेंस एब्सेंस, तो कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप उनकी प्रेजेंस एब्सेंस नोट कर रहे हैं फिर उनको टोटल करते हैं तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती हैं। सपोज़ कोई भी एट्रीब्यूट है, अगर वो किसी में प्रेजेंट है तो 1 होगा, एब्सेंट है तो 0 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो फर्स्ट वाले में जो है वो नहीं था और नेक्स्ट में था, तो इस तरह से जो है वो आप इनको नोट करते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका आप टोटल कर लेते हैं, तो टोटल जब आप करते हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कंसिस्टेंट डाटा कौन सा होता है कि अगर जो है वो कंफर्म कर रहा हो, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को कंफर्म कर रही हों, कन्फ्लिक्ट ना करें। कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कोई एक दोनों में से नेगेटिव ना आए, ठीक है, और सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को कंफर्म कर रही हों, एक दूसरे के मुताबिक हों। इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ तक करके उसके बाद आपने करना है, यहाँ से आप इसमें हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की क्लासेस को देखते हैं। अगर वो नेगेटिव ना हो तो डाटा कंसिस्टेंट है। अगर उनमें से कोई एक अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी भी, अगर कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ नो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव द डाटा आर कंसिस्टेंट। यहाँ फिर एक लाइन आपने ये ऐड कर लेनी है, तो डेफिनेशन कंप्लीट, ठीक है। तो जब भी आपको डाटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी जिसमें से आप अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज या तो दी गई होंगी या आपने उनको कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे अगर कोई अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे डाटा इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब देखें, सबसे पहले है कि प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल पोजेसिंग ए। ऐसे लोग जिनमें के ए प्रेजेंट है, कोई एट्रीब्यूट ए प्रेजेंट है, वो कितने हैं टोटल में से, तो क्या आ जाएगा ए की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इसी तरह प्रपोर्शन अगर आपने ऐसे लोगों की निकालनी है जिनमें के एट्रीब्यूट बी प्रेजेंट है, तो वो टोटल में से कितने हैं, तो वो क्या आ जाएगा बी की फ्रीक्वेंसी ओवर एन।
इसी तरह आपने प्रपोर्शन निकालनी है कंबाइंड ए बी की। ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ए बी है और बी भी प्रेजेंट है, तो वो टोटल में से कितने होंगे, ए बी ओवर एन। तो अब एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे इफ़ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़, अगर ए बी की प्रपोर्शन उनकी इंडिविजुअल प्रपोर्शन के इक्वल हुई। प्रपोर्शन ऑफ ए बी अगर इक्वल होती है प्रपोर्शन ऑफ ए इंटू प्रपोर्शन ऑफ बी, तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रपोर्शन ऑफ ए बी का फॉर्मूला ए बी ओवर एन, और प्रपोर्शन ऑफ ए क्या है, ए ओवर एन, इंटू प्रपोर्शन ऑफ बी है बी ओवर एन। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगी ये, एन को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कैन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर से एन कैंसिल होगा तो ए बी की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी ए की फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। अगर ए बी इक्वल आ जाता है इसके, यहाँ पे भी अगर यहाँ पर अगर 10 है तो इसको कैलकुलेट करने से भी अगर 10 आता है तो हम कहेंगे कि टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट।